आज 9 जनवरी 2021 है और जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आईएएस मेंस 2020 की मुख्य परीक्षा चल रही है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य परीक्षा दूसरा चरण जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी एग्ज़ाम चल रही है। तो उसका पेपर आ चुका है हमारे पास। ये समान अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी को प्रश्न पत्र को ज़रूर देखना है। तो प्रश्न पत्र में क्या क्वेश्चन पूछे गए और ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप आगामी समय में एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप जो है एक बार देख पाएंगे। एज एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते जो हम आप लोगों को क्लासेस में करवा रहे हैं, तो एक हमारी भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जो कोर्सेज़ हैं, जो ऑनलाइन बैचेज़ हैं, जो आप पढ़ते हैं, क्या उससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र है और जितना कुछ पढ़ाया गया संस्थान के द्वारा लगभग सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। सारे टॉपिक मैंने स्वयं पढ़ाए हैं या संस्थान की पूरी टीम ने पढ़ाया है। तो चलिए समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये पेपर आपको चाहिए हो तो आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। या आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ये पेपर मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है। तो निबंध का जो था पेपर मैंने वो आपको पहले डिस्कस किया था। अब आज जो है समान अध्ययन जीएस पेपर 1, तो कैसे प्रश्न पूछे गए एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट होती है। तो आज 9 जनवरी को 2 पेपर हुए हैं। पहला ये आपका जीएस 1 है। जीएस 1 में 3 टॉपिक हैं, इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज। इन 3 टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। जीएस पेपर 2 भी आज ही आयोजित हुआ था, 3 घंटे की अवधि का। तो उसमें भी 3 टॉपिक हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बाद आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद दूसरा टॉपिक है आपका सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये 3 टॉपिक जीएस पेपर 2 और 3 टॉपिक जीएस पेपर 1। तो उसका भी मैं अगला वीडियो अभी लगातार जितने भी पेपर होंगे सारे मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा, तो ताकि आपको भी पता चले कि संस्थान जो करा रहा है या जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछता है और प्रश्न समझने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका और ये जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में आयोग ने लिख रखा है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला एवं संस्कृति के पक्ष होंगे इसमें। तो इस बार जो पूछा गया है पहला क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना करिए। तो जो आपका रॉकेट आर्किटेक्चर है उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत कठिन नहीं है, आसानी से पूरा ये पढ़ाया गया है। इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं जो प्रारंभ में बनी आपकी, चाहे वो मौर्य काल में हो, पूर्व मौर्य काल में हो या मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के दौरान, फिर इसके बाद आपकी अजंता, एलोरा, राष्ट्रकूट शासक, बाकाटक शासक, सारा कुछ आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो शैलकृत स्थापत्य में जो गुफाएं बनाई गई, रॉकेट टेम्पल बनाए गए, वो सारा कुछ इस पे आप लिख पाएंगे। और ये मैंने आर्ट एंड कल्चर पे टॉपिक पूरा पढ़ाया है, जितने छात्रों ने क्लासेस की हैं ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन करके आए हैं। काफ़ी बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन मुझे मिल रहा है पेपर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल कला अति महत्वपूर्ण चरण है। तो ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि पाल, चूँकि पाल शासकों में धर्मपाल हो गया, गोपाल संस्थापक था, धर्मपाल फिर उसके उत्तराधिकारी, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो ये भी पूरा पढ़ाया गया आपका। ठीक है, ये भी क्लास में पढ़ाया गया है और बहुत आसान है। इतिहास को बौद्ध धर्म से जोड़ा गया, पाल काल को बौद्धिज्म से जोड़ा गया है, तो देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मौर्य काल के बाद जब अशोक का टाइम पीरियड ख़त्म होता है, अशोक के समय पे चूँकि बौद्ध धर्म को एक तरीके से प्रश्रय प्राप्त था, राजाश्रय प्राप्त था। उसके बाद जब एक नया वंश आता है मौर्य के बाद जो है आपका, जिसका नाम है आपका जो शासक होता है पुष्यमित्र शुंग, तो उसके बाद ब्राह्मण धर्म को थोड़ा सा प्रश्रय ज़्यादा मिलने लगता है। लेकिन पूर्व मध्यकाल में जब पाल वंश आता है, या कह सकते हैं कि वो शासक जो राजपूत काल के शासक हैं, तो उस समय जो है बौद्ध धर्म का उत्कर्ष फिर देखने को मिलता है। तो इसके समय पे बहुत सारे कार्य करवाए गए। ठीक है, सारा पढ़ाया गया है। आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, लॉर्ड कर्जन, चूंकि आधुनिक भारत में ये है, आधुनिक भारत पूरा आपका मेंस में पूछा जाएगा, ऐसा दिया गया है। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम आपके सिलेबस में, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड कर्जन की नीतियों में राष्ट्रीय हितों पर दूरगामी मूल्यांकन करिए। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, सारे जितने भी टॉपिक हैं आप सारे डाल सकते हैं। उसकी जितनी नीतियाँ, उसने जितने कार्य किए हैं सब पढ़ाए गए हैं, क्लास में आराम से कर लेंगे। अगला है, परिप्रशांत क्षेत्र में भूभौतिकीय अभिलक्षणों की विवेचना करिए। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और जो आपका पैसिफिक जोन है
वहाँ पर जितने भी आपके ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं, रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, तो ये पूरा जो आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये ज्योग्राफी से भी जुड़ता है, IR से भी ये टॉपिक जुड़ता है, तो ये भी आपका क्लास में करवाया गया है, पूरा का पूरा मैंने स्वयं कराया है। आप ज्योग्राफी की क्लास देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में होगा, बाकी संस्थान के द्वारा कराया गया है। ये टॉपिक कई बार मैं इसकी आंसर राइटिंग भी करवा चुका हूँ। मरुस्थलीकरण के प्रक्रम में जलवायु की सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण के लिए मैंने आपको बताया है कि आदर्श दशाएं क्या होती हैं, है ना, सारी आदर्श दशाएं बताई हैं कि मरुस्थली, चूंकि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा था कि जो मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी तटों पे और 30 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, खासकर उत्तरी अक्षांशों के पास। तो ये जो है कहीं ना कहीं पे ये इस पर मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया भी था कि जो व्यापारिक पौने होती हैं वो अपतटीय होती हैं, महासागरीय जलधाराओं में ठंडी महासागरीय जलधाराएँ होती हैं। तो पूरा एक क्लास में पूरा मरुस्थल को लेकर एक सेशन ही हुआ है, आंसर राइटिंग भी कराई गई है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से वहाँ से आप लिख सकते थे, कुछ कठिन नहीं है। अभी जब डिटेल्ड क्लासेस जो बच्चे कर रहे हैं, मैं बस आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ डिटेल वहाँ पर सारी चीज़ें पूरी, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊँगा तो यही सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। अगला है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होता है। तो आप जैसे कि आपको पता है कि हिमालय में जो नदियां हैं, जल संसाधन का पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो जो नदियां हैं और ख़ासकर हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो आप देखते हैं कि जिस तरीके से मानसून के समय में यहाँ पर वैसे वर्ष भर ये जल आश्रित रहती हैं, जल से सदा नीरा नदियों के रूप में जानी जाती हैं। बाकी जो आप देखते हैं कि भारत में बाढ़ भी हर साल आती है मानसून के टाइम पीरियड पे, है ना, बाढ़ भी आती है जब मानसून के 4 महीने होते हैं, यानी ये मई के बाद, मई जून जुलाई, जून से मानसून चालू होता है तो जून में, और लेकिन बाढ़ आप देखेंगे तो बाढ़ आपका प्रारंभ हो जाता है मई के महीने से ही बाढ़ सुनाई देने चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है, चूंकि उत्तरायण होता है तो यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है और फिर इसमें बड़े तेज़ी से हिमनद पिघलते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं किस तरीके से जल संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव होता है, आराम से लिख सकते हैं। इस पे सारे पॉइंट आपको क्लास में समझाए गए हैं। ये टॉपिक मैंने स्वयं पढ़ाया था, आपका पूरा हर एक इंडस्ट्री को लेकर के पढ़ाया है कि वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों के कच्चे माल के स्रोतों की दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। तो ये पूरा पढ़ाया गया आपको, कर्नाटक वाला रीजन है। तो बाकायदा मैंने जो आपका लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग पढ़ाया ज्योग्राफी के चैप्टर में, वहाँ पर मैंने पूरे पॉइंट लिखवाए, 10-10 पॉइंट लिखवाए थे। आप एक बार जाइए उस चैप्टर को देखिए, वहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएंगे। अगला है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने के लिए क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। भारतीय समाज की जो पूरे चैप्टर हैं, क्लास है, उसमें जाति प्रथा को समझाया गया है, लेकिन जो भारत की बहुसांस्कृतिक समाज को समझने में जातिवाद क्या इसके लिए साथ जुड़ता है। तो अब ये क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन आपके खुद के जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जातिवाद को संस्कृति से जोड़ करके जो आपका खुद का परसेप्शन है उसको यूपीएससी समझना चाहता है। तो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के दिया है यूपीएससी ने, ताकि आप अपना व्यू पॉइंट दे सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकली हमने क्लास में समझाई हैं, यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है, और इस बार जो है भारतीय समाज से जोड़ दिया इस पूरे टॉपिक को। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता एवं गरीबी को गति दे दी है, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी। तो ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, क्योंकि गरीबी का टॉपिक इकोनॉमी से भी है, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, और बाद में भारतीय समाज से भी जोड़ सकते हैं आप। तो वर्ग असमानता और गरीबी को गति दी है, ये आपको कुछ पॉइंट खुद भी बनाने चाहिए थे। बाकी आप देख सकते हैं जिस तरीके से रोजगार खत्म हुआ, जिस तरीके से ग्रामीण में गाँव में पलायन हुआ, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, करंट का टॉपिक था और इसको लेकर एक प्रॉपर क्लास भी हुई है, कोविड को लेकर के मेरी एक क्लास पड़ी होगी आज़ाद इस एकेडमी में, देख सकते हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। ठीक है, अगला है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है, तर्क दीजिए। तो क्षेत्रवाद, ये भी आपका कल्चर से इसको जोड़ा है, क्षेत्रवाद के टॉपिक को, और ये पूरा हमने आपको, मैं तो लगातार ये टॉपिक आपको पॉलिटी में भी मैंने पढ़ाया है और साथ ही आपको भारतीय समाज वाले चैप्टर पे भी हमने पढ़ाया है। तो इससे जुड़े हुए 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने में उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी आपका जो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है कि भारतीय दर्शन, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है और जो हमारे देश के रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनल्स हैं, तो भारतीय स्मारकों
की कल्पना आकार देने में उनकी कलम। तो ये देख रहे हैं अभी जैसे कि नया संसद बन रहा है, नया संसद पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, ठीक है, या फिर बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे परंपरागत स्मारक बने हुए हैं, तो उन स्मारकों को बनाने में उनको किस तरीके से हमारा जो भारतीय दर्शन और परंपराएं हैं उसके लिए रोल अदा करती हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आप क्लास में देखेंगे। तो कल्चर की क्लास में मैंने स्वयं पढ़ाया है, अखबार आप देख सकते हैं। अगला है मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फारसी साहित्य यानी कि कह सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछा है, और ये भी आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और साहित्य वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो किस तरीके से फारसी साहित्य जो है मध्यकाल के इतिहास को बताता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मैंने स्वयं जब पहली क्लास या पहली या दूसरी क्लास हुई होगी तो उसमें मैंने पूरे स्रोत बताए हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों के माध्यम से हमें मध्यकाल को पढ़ने के बारे में पता चलता है, उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आपको पर्टिकुलर कुछ साहित्यिक स्रोत और उन स्रोतों में जिस तरीके से समकालीन जो शासक हैं उनके जो वर्णन प्राप्त हुए हैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी थी आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट 1920 के दशक में भारत राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। तो जिस तरीके से 1920 के बाद से जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ, ठीक है, या फिर कहें कि रसिया में जिस तरीके से बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद उसका प्रभाव भारत में पड़ा, ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का परिघटना हुआ, तो 1920 का दशक राष्ट्रीय आंदोलन में कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बनाया। तो 1920 का दशक वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध और भारत में भी आप देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन भी एक अलग ही दिशा प्राप्त कर रहा था। आपको पता होगा कि फिर इसी समय पे खिलाफत का मुद्दा भी उठा था और खिलाफत के मुद्दे के कारण से भी जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चले, तो कहीं ना कहीं पे आप देख सकते हैं कि 1920 का दशक बड़े स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई वैचारिक धाराओं को एक साथ ला करके खड़ा कर दिया। देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, कई पॉइंट है आपके पास। अगला है नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसे बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, पूरा का पूरा एक सेशन है जिसमें से लगभग 10-15 पॉइंट लिखवाए। तो नदियों को आपस को जोड़ने में एक बहु परियोजना, इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाले चैप्टर पे सारी चीज़ें मैंने लिखवाई थी, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मैंने ये टॉपिक को पढ़ाया था। और अगला क्वेश्चन है भारत में 10 लक्षणीय नगरों 10 लक्षीय मतलब 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले होंगे, 10 लक्षीय नगरों जिसमें से हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी सम्मिलित हैं, व्यापक बाढ़ के कारण। तो मतलब बाढ़ क्यों आ रही है, वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है इस साल, इस पर एक वीडियो मैंने करंट पे भी दिया था कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ आपदा क्या आती है, तो पूरे कारण बताए थे मैंने कि शहरों में क्या क्या समस्याएं हैं। इसमें आपका दिल्ली भी सम्मिलित है, तो आपने देखा था इस बार दिल्ली में जो है बड़े स्तर की बाढ़ हुई और एक वीडियो वायरल हो रहा था जो आपका एक कौन सी रोड है वो मुझे याद नहीं आ रहा, उस रोड में आप देखे थे डीटीडीसी भरों में पानी फुल हो गया था। तो उसको लेकर के पूरा मैंने वहाँ पर आप एक वीडियो देखेंगे करंट अफेयर्स विशेषांक में, बाढ़ आपदा को लेकर के पूरा जो है एक सेशन होगा, डिटेल से मैंने वहाँ बताया था। सारे पॉइंट यदि आप देख लेंगे तो आप कर पाएंगे आसानी से। अगला है भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं है। सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं, आपको भी पता है कि अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ कार्य किया जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्रयास हो रहे हैं। आपको पर्यावरण के टॉपिक में मैंने ये भी पढ़ाया था कि क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त हो गई है, पेरिस समझौता होना है, तो उसको लेकर के बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल भी बना रहे हैं। तो ऐसे में सौर ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको लेकर के आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जैसा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, किस तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं कहाँ कहाँ पे है, ये भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख पाएंगे। जो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, साउथ इंडिया के क्षेत्र हैं, सबका अलग अलग आप इस पे लिख सकते हैं। अगला है भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावी परिणामों का परीक्षण करिए। तो ये सारा कुछ आपको क्लास में पढ़ाया गया है। प्राकृतिक जो हमने विभाजन पढ़ाया है वहाँ पर, और फिर वन संसाधन अलग से पूरा टॉपिक ही पढ़ाया गया है। जलवायु परिवर्तन पूरा मैंने इन्वायरमेंट के टॉपिक में भी आपको बताया है।
है कि वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के उनके परिणामी प्रभावों का परीक्षण करिए। टॉपिक भी पढ़ाया गया है। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। तो ये भी बहुत आसान है। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक भारतीय समाज से जुड़ता है। भारत में विविधता, जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है और जो भारत में हमारी जो जनसंख्या है ना, लगातार जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्मों का निवास स्थान है। हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियों, विभिन्न प्रकार की भाषाओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, विभिन्न प्रकार के, तो इन सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो वैश्वीकरण के कारण संकट में है क्या ऐसा, इसमें भी आपका बीओ पॉइंट पूछ रहा है और इसमें आपको पॉइंट देना है कि है या नहीं है। किस तरीके से हम वैश्वीकरण का अंधानुकरण कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे खान पान कल्चर हर जगह पे पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश हो रहा है, ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। बहुत कठिन नहीं है, पूरा एक टॉपिक ये आपका पढ़ाया गया है, बताया गया है। मल्टीपल क्लासेस में आपको ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव बताता रहता हूँ। ये बाकी टॉपिक आपको एक सेपरेट पूरी क्लास आपको भारतीय समाज के लेक्चर में पढ़ाई गई है। अगला है रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने में से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो ये भी आपका भारतीय समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब ये आपका भी यहाँ पर व्यू पॉइंट देखना है कि रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। तो क्या ऐसा है कि जो आपके रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इनके द्वारा जो आपका तर्क है, जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसके प्रति क्या ऐसा प्रगति विरोध हुआ है? क्या आप इससे सहमत हो? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप जो है इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भारतीय समाज की क्लास में है पूरे सारे टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किए हैं। अगला है भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया है, विस्तृत ऊर्जा दीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस वाले टॉपिक से जुड़ता है, या फिर जो अभी आप देख रहे हैं इनोवेशंस और जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में ये टॉपिक आप आसानी से लिख सकते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान, अभी जैसे कोविड-19 में आपने देखा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे स्कूल जब बंद हो गए तो तकनीकी ने शिक्षा को सहारा दिया, शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से लिख पाएंगे। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, 250 शब्दों में ही क्वेश्चन के आंसर देने थे। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें 250 शब्दों में, लेकिन शुरुआती क्वेश्चन जो आपके हैं 150 शब्दों में है। लगभग कितने क्वेश्चन है? 150 शब्दों में आपके लगभग जो है आपके 10 क्वेश्चन 150 शब्दों में है और 10 क्वेश्चन 250 शब्दों में है। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे पाएंगे तो 4000 शब्दों में पूरे प्रश्न पत्र को लिखना है। 4000 शब्द कैसे? 250 यानी कि 2500 क्वेश्चन तो वर्ड ये हो गए, और 150 इंटू 10 तो 1500 उधर हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए 4000। 4000 शब्दों में लिख पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पॉइंट कैसे देखने, वैसे मैं इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे आसान थे, जो संस्थान के द्वारा पढ़ाया गया है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों के आए। आसानी से आप जो है देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन सारे पढ़ाए गए हैं, सारे टॉपिक आपके आजाद ईस एकेडमी के द्वारा करवाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको एक कॉन्फिडेंस आए, आप लोग एक बार इन क्वेश्चनों को आंसर राइटिंग करिएगा। बाकी मैं आंसर राइटिंग में सारे क्वेश्चन दूंगा, वहां पे कराऊंगा और सबका आंसर भी बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा, जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन में मैं कर रहा था। ठीक है, तो सबके आंसर भी बताऊंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं। अगला पेपर जो आपका है उसके आंसर डिस्कशन में भी आपको मैं मुलाकात करता हूँ। शुक्रिया।